जय हिंद। अब तक हमने आकाशगंगाओं के बारे में चर्चा की थी, जो कि सूर्य से सबसे दूरी पर सूर्य जिस आकाशगंगा के अंतर्गत आता है उस आकाशगंगा की भी हमने चर्चा की थी। आज हम बात कर रहे हैं तारामंडल के बारे में। तारामंडल में सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित जो तारों का समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? तारामंडल। सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह को हम क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। तो आज हम तारामंडल की बात करते हैं। तारामंडल क्या है, इस विषय के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तारामंडल। तारामंडल यानी कि सूर्य की दूरी पर स्थित तारों के समूह को हम क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। मान लीजिए कि ये सौरमंडल है, देख लीजिए यहाँ पर दिख रहा है, नीचे दिखाई दे रहा है, इसमें दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है? सूर्य है, ये सूर्य है, यहाँ पर हम सूर्य बना देते हैं। यहाँ पर क्या है? सूर्य है, और ये सूर्य के सबसे दूरी पर स्थित, इतनी दूरी पर स्थित यहाँ पर क्या हो गया? तारामंडल। क्या होगा यहाँ पर? तारामंडल। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? नक्षत्र। क्या होगा? नक्षत्र। और अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे? हमारे सारे ग्रह आ जाएंगे। उसी प्रकार से हम पहले किसकी बात करते हैं? तारामंडल की। किसकी बात कर रहे हैं हम? तारामंडल की। तो पहले हम तारामंडल की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में हम नक्षत्र और ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर जो है अंत में हम अपने सूर्य के बारे में बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले किसकी? तारामंडल की। तो सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह को, सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। ठीक है। इन तारामंडल की बात करें तो सेंट्रो और हाइड्रा, कौन से? सेंट्रो और हाइड्रा प्रमुख। सेंट्रो और हाइड्रा प्रमुख तारामंडल है। और सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? हाइड्रा। सेंट्रो और हाइड्रा प्रमुख तारामंडल है। और बात करें कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है तो उसका नाम क्या है? हाइड्रा। और दो प्रमुख तारामंडल कौन से हैं? सेंट्रो और हाइड्रा। और बड़ा तारामंडल कौन सा हो गया? हाइड्रा हो गया, जो सबसे बड़ा तारामंडल है। तो तारामंडल समझ में आया आपको? तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? 89, यानी कि 89 इसकी संख्या होती है। किसकी? तारामंडल की संख्या 89 होती है। ठीक है। सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह को हम क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। ठीक है। तो रिवीजन करते रहना। फिर हम बात करते हैं ध्रुव तारा। इसी के अंतर्गत क्या आता है? ध्रुव तारा। ध्रुव तारे की पहचान किससे होती है? हम बात करते हैं उत्तर दिशा में दिखाई देता है। पृथ्वी से हम है, पृथ्वी पर हम है जी सर, पृथ्वी ग्रह पर हम रहते हैं सर। तो वहां से अगर हम ध्रुव तारे को सर शुक्र भी कहा जाता है, शुक्र को ही ध्रुव तारा कहते हैं। नो, जैसा मैं बोल रहा हूँ समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बीच में मत बोलना। शुक्र एक ग्रह है और ध्रुव एक तारा है। ग्रह और तारे में बहुत डिफरेंस है जी सर। ओके सर। तारा चमकीला होता है और ग्रह के पास में अपनी खुद की कोई रोशनी या ऊष्मा नहीं होती है। ग्रह के पास में, तारे के पास में अपनी रोशनी होती है। तो चलिए इसको समझो। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। कौन सी दिशा में दिखता है ध्रुव तारा? उत्तर दिशा में। आप जहाँ स्थित हो पृथ्वी से अगर आप उत्तर दिशा में देखेंगे तो आपको ध्रुव तारा दिखाई देगा। दिन में मत देखने की कोशिश करना, और रात में दिखाई देता है। ठीक है। तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखाई देता है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित होता है। पृथ्वी के कौन से ध्रुव पर स्थित होता है? उत्तरी ध्रुव पर। उत्तरी ध्रुव पर स्थित कौन सा तारा होता है? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी दिशा में स्थित होता है। ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको? इसे प्राचीन काल में प्रयोग किया जाता था। क्यों प्रयोग किया जाता था इसे? प्राचीन काल में दिशा ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था दिशा ज्ञात करने के लिए? ध्रुव तारे का प्रयोग दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता था। क्यों? क्योंकि ध्रुव तारे से प्राचीन काल में हमें उत्तर दिशा के क्राइटेरिया के बारे में पता चल जाता था। जिस तरफ ध्रुव तारा दिखाई देता था उस तरफ अनुमान लगा लिया जाता था प्राचीन काल में कि यह क्या है? उत्तर दिशा है। जिस तरफ ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है वो कौन सी दिशा हो गई? उत्तर दिशा। प्राचीन काल में कोई दिशा सूचक यंत्र तो था ही नहीं, तो उन्होंने ध्रुव एरिया एक अनुमान लगा लेते थे कि ये ध्रुव तारा है, मतलब ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर दिशा हो गई। तो यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं प्राचीन काल में प्रयोग में इसका प्रयोग काय में दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता था, जिसे कि दिशा सूर्य सूचक कहते हैं। दिशा सूर्य सूचक किसे कहते हैं? ध्रुव तारे को ही दिशा सूर्य सूचक भी कहते हैं। किसको? ध्रुव तारे को ही हम दिशा सूर्य सूचक भी कहते हैं। ठीक है। जैसे कि काल्पनिक कहानी भी है, इसके बारे में आपने बचपन में पढ़ी भी होगी, तो काल्पनिक कहानी भी इसके ऊपर आती है, ध्रुव तारे के ऊपर। फिर हम बात करते हैं साइरस। किसकी बात करते हैं? साइरस। साइरस क्या है?
तो यह सबसे चमकीला तारा है। क्या है ये? सबसे चमकीला तारा है। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस। और हमारे सबसे नजदीक तारा कौन सा है? सूर्य। सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के सबसे नजदीक तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, हमारा सबसे नजदीक तारा सूर्य है। और सबसे चमकीला तारा कौन सा हो जाता है? साइरस। सबसे चमकीले तारे की बात करें तो कौन सा तारा आता है? साइरस तारा जो होता है वह क्या होता है? सबसे चमकीला तारा होता है। इसे ओशियन के माध्यम से खोजा गया। ओशियन क्या? ओशियन एक उपग्रह था जो कि धरती पे से भेजा गया आसमान में, जिसके माध्यम से इसने सभी तारों के समूह को ज्ञात किया, जिसमें से सबसे चमकीला तारा कौन सा दिखाई दिया? साइरस। यह तारा दिखाई दिया गया और इसका नाम क्या रख दिया गया? साइरस। ठीक है, साइरस इसका नाम किसी आधार पर ही रखा होगा। ठीक है, तो ये जो है साइरस तारा जो है सबसे चमकीला तारा होता है। हमारा सबसे नजदीक में तारा कौन सा है? सूर्य। सूर्य के सबसे नजदीक में तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। और हमारा नजदीक सूर्य। सूर्य के नजदीक प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला साइरस। ठीक है, ध्रुव तारे की पहचान कैसे होती है इसकी भी बात करते हैं हम। अब हम बात करते हैं हेटर तारामंडल। 89 तारामंडल है जी सर। 89 तारामंडल है। अब सभी 89 तारामंडल को तो पढ़े नहीं हम, जो प्रमुख होते हैं उन्हीं को पढ़ेंगे। तो प्रमुख हमने पढ़ लिया, ध्रुव तारा पढ़ लिया, सेंट्रोहाइड्रा के बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं हेटर तारा। तो ये क्या होता है? शिकारी की तरह दिखाई देता है। किसकी तरह दिखता है? शिकारी की तरह दिखता है, जिसमें तारों के असंख्य समूह होते हैं। मतलब कि सर्वाधिक तारों के समूह किसमें होते हैं? इसे मृग तारा भी कहते हैं। और इसमें अधिक तारों के समूह होते हैं। इसमें क्या होता है? हंटर की तरह दिखता है। जैसे हंटर की बात करें हम तो जैसे कि यहाँ पर एक तारा, यहाँ पर एक तारा, यहाँ पर एक तारा, फिर यहाँ पर एक तारा, फिर यहाँ पर एक तारा, फिर यहाँ पर एक तारा, और पीछे से इस हंटर के समान दिखाई देगा ऐसा। ये यहाँ पर तारा इस तरीके से बनकर एक ऐसा हंटर के समान ऐसा होता है ना, हंटर इसी प्रकार से दिखता है। और उसमें तारों के बहुत सारे समूह आ जाते हैं। यहाँ नीचे तक बहुत सारे समूह आ जाते हैं, तारों के असंख्य समूह। तो आपसे पूछा जाएगा कि तारामंडल में ऐसा कौन सा तारामंडल है जिसमें सर्वाधिक तारों के समूह होते हैं? तो उसका नाम क्या रहेगा? हेटर तारामंडल। हेटर तारामंडल। हेटर तारामंडल है, इसी के अंदर सबसे ज्यादा तारों के समूह होते हैं। सबसे ज्यादा तारों के समूह किसमें होते हैं? हेटर तारामंडल में सबसे ज्यादा तारों के समूह होते हैं। ठीक है, समझ आया आपको ये? ठीक है, इसे और क्या कहते हैं? मृग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मृग भी कहते हैं। और अधिक तारे इसी में होते हैं। और दक्षिण पश्चिम में साइरस होता है। अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि ये यहाँ पर हेटर तारा है, यहाँ पर कौन सा हेटर तारा इसको मान लेते हैं, इसमें असंख्य तारों का समूह भी है। तो इसके दक्षिण पश्चिम में, तो ये तो हो गया इसका दक्षिण वाला भाग और ये हो गया पश्चिम वाला भाग। मतलब कि यहाँ पर कौन सा सबसे चमकीला तारा? साइरस दिखाई देगा। हेटर तारे के दक्षिण पश्चिम वाले भाग पर साइरस तारा दिखाई देगा। कौन सा तारा? साइरस तारा, जो कि तारामंडल में सबसे चमकीला तारा होता है। क्या होता है? सबसे चमकीला तारा होता है। गणेश, हाँ सर जी, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है संजय जी सर, है नहीं? तो ये हो गया सबसे दक्षिण पश्चिम में साइरस तारा हो गया। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं बृहद सप्तऋषि। बृहद सप्तऋषि और लघु सप्तऋषि की बात करते हैं। तो ये क्या है? इसे हम बोलेंगे बृहद सप्तऋषि। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बृहद सप्तऋषि। और ये क्या है? ये लघु सप्तऋषि। इसे मैंने इस तरीके से क्यों बनाया है? क्योंकि इससे हम जो है ध्रुव तारे की पहचान कर पाते हैं। ध्रुव तारे की पहचान करने के लिए आपको इन दो तारामंडल के समूह को देखना बहुत जरूरी है। उसके पहले आप जो है ध्रुव तारे को नहीं देख सकते। जहां कहीं भी आपको इन दो तारों का समूह दिखाई दे, जिससे इसके सामने वाली अवस्था में ध्रुव तारा हो और इसके पीछे वाली अवस्था में ध्रुव तारा हो, इन दोनों के मध्य में होता है ध्रुव तारा, इसीलिए इसको बनाया है। तो इसको समझ लेते हैं बृहद सप्तऋषि। बृहद सप्तऋषि की बात करें तो 7 तारों का समूह होता है। क्या होता है ये? 7 तारों का समूह होता है बृहद सप्तऋषि ये। और ऊपरी तारों के ठीक सामने ध्रुव तारा अवस्थित होता है। ये ऊपरी तारे इसके जी सर,
ये 7 तारों का एक समूह हो गया बृहद सप्तऋषि। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तारों का एक समूह हो गया। इसके ठीक सामने क्या होता है? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा अवस्थित होता है। इसके ठीक सामने ध्रुव तारा अवस्थित होता है। इसके ठीक सामने अगर हम देखेंगे तो कौन सा तारा दिखेगा हमें? ध्रुव तारा दिखाई देगा। तो ये बृहद सप्तऋषि को अगर हम पहचानेंगे तो इसी के ठीक सामने हमें कौन सा तारा दिखेगा? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा। अब हम बात कर रहे हैं लघु सप्तऋषि। तो 7 तारों का समूह ये भी होता है किस प्रकार से? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तारों का समूह ये भी हो गया। लघु सप्तऋषि में भी क्या होता है? 7 तारों का समूह। 7 तारों का समूह होता है। बृहद सप्तऋषि में भी क्या होता है? 7 तारों का समूह होता है। तो इसके सामने वाली अवस्था में और इसके ठीक उल्टे आकार में, यानी कि इसके पीछे वाली अवस्था में, इसके पूंछ वाले एरिया में और इसके सामने वाले एरिया में, इसके पूंछ वाले में और इसके सामने वाले एरिया में हमें कौन सा तारा दिखाई देगा? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा दिखाई देगा। जहां कहीं भी आसमान में हमें इस प्रकार की अवस्था दिखाई देती है तो उसके ठीक मध्य में जो तारा होता है उसे ध्रुव तारा कहते हैं। सबसे चमकीला तारा कौन सा? साइरस। साइरस, ठीक है। और प्रमुख तारा कौन सा? प्रमुख तारा सेंट्रा क्या? हाइड्रा। तारामंडल सेंट्रा हाइड्रा। हाइड्रा ऊपर ध्यान दो ठीक से, ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो हाइड्रा सबसे प्रमुख तारामंडल। फिर यहाँ पर ध्रुव तारा। लोग बोलते हैं कि सबसे चमकीला तारा ध्रुव तारा होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। साइरस सबसे चमकीला तारा होता है, ठीक है। तो इन दोनों की पहचान कैसे होगी आपको समझ में आ गया? जी सर। इसी उल्टे तारे के समूह को यानी लघु सप्तऋषि के ठीक पीछे ध्रुव तारा और बृहद सप्तऋषि के ठीक सामने ध्रुव तारा होता है। इसी के सहयोग से हम क्या करते थे? ध्रुव तारे की पहचान कर पाते। क्या कर पाते? ध्रुव तारे की पहचान। इधर होगा तो क्या होगा? बृहद सप्तऋषि। इधर होगा तो क्या होगा? लघु सप्तऋषि। इधर बृहद सप्तऋषि, लघु सप्तऋषि। इन दोनों के बृहद सप्तऋषि के ठीक सामने, लघु सप्तऋषि के ठीक पीछे कौन सा तारा होता है? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा। इसके बृहद सप्तऋषि के आगे, सामने और बृहद लघु सप्तऋषि के पीछे कौन सा तारा? ध्रुव तारा होता है, ठीक है। तो इसे मेरे इस वाले हाथ को बृहद सप्तऋषि समझ लो, इसे लघु सप्तऋषि। बीच में दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? मेरा चेहरा दिख रहा है, जिसको समझ लो आपकी क्या हो गया? ध्रुव तारा हो गया, ठीक है। समझ में आ गया? तो तारामंडल इस तरीके से आपका तारामंडल वाला जो है पैराग्राफ, ये जो टॉपिक था ये कंप्लीट। तो अब हम बात करते हैं नक्षत्र की। नक्षत्र क्या होते हैं? तो नक्षत्र के अंतर्गत अगर हम बात करें तो सूर्य के सेकंड नंबर पर समीप स्थित तारों के समूह को हम क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 27। 27 इनकी कुल संख्या होती है। किसकी संख्या? नक्षत्र की संख्या कुल 27 होती है। सूर्य एक माह में 2.25 यानी कि 2.25 नक्षत्र पार करता है और भारतीय ज्योतिष पर इसका प्रभाव देखा जाता है। भारतीय ज्योतिष पर इसका प्रभाव देखा जाता है, यानी कि एक माह में 2.25 नक्षत्र सूर्य पार कर लेता है। और किस नक्षत्र में किसका जन्म हुआ है ये भारतीय ज्योतिष के माध्यम से वो आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो आपको इसी प्रकार से तारामंडल और नक्षत्र के बारे में समझ में आया होगा। नक्षत्र जो कि सूर्य के सेकंड नंबर पर समीप स्थित होते हैं और तारामंडल जो कि सूर्य के सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित तारों के समूह को हम तारामंडल कहते हैं। अब हम कल से बात करेंगे ग्रह की और फिर हम आगे बात करेंगे सूर्य की। अभी तक आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। आई होप आप बहुत अच्छे से इस वीडियो को समझ पाए होंगे। अगली वीडियो के लिए जो है आप निश्चित रूप से वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।